जय हिंद। इस सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास के टॉपिक यानी चैप्टर हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता अथवा संधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यह वन लाइनर प्रश्न यानी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो मार्केट में वन लाइनर जो बुक अवेलेबल है, हमने देखा कि उसमें जो है बहुत से फैक्ट्स छोड़ दिए गए हैं, इसलिए हमने वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करने का प्रयास किया है और इनको जो है बुक के फॉर्मेट में भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है इस वन लाइनर क्वेश्चन से संबंधित यानी प्रश्न से संबंधित वीडियो को लाने में। तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता अथवा संधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस युग से संबंधित है? कौन से युग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो संस्कृति है या हड़प्पा काल है या संधव घाटी की सभ्यता कौन से युग के काल से संबंधित है या कौन से युगीन है? अब यहाँ पर आपसे प्रश्न कथन कांड में भी पूछे जाते हैं, कौन से युग से तात्पर्य क्या है? क्योंकि संधव सभ्यता में सबसे अधिक जो एविडेंस या साक्ष्य या मूर्तियाँ कह लीजिए, बर्तन कह लीजिए, ओके, या टॉय खिलौने कह लीजिए, वह कांसे के बने मिले हैं, ब्रांज के बने मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ओके, तो इसलिए हड़प्पा किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसोन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है और यह भी सन भी जान लेना जरूरी है। 1826 ईस्वी में दिया था फर्स्ट टाइम, पहली बार, और यह अंग्रेज चार्ल्स मेसोन या चार्ल्स मिशोन ने दिया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। ओके, 1826 में चार्ल्स मेसोन ने सबसे पहला मैसेज दिया था या संधव सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन खुदाई कब हुई, खोज कब हुआ? 1921 में। और यह हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार 1921 में। आगे हम लोग चलते हैं। वैज्ञानिक विधि जिसे रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा संधव सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व यानी BC। ओके, यानी 2350 से 1750 तक का काल संधव सभ्यता का माना गया है या निर्धारित किया गया है, जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं या फिर रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्वान माधव स्वरूप वत्स के अनुसार संधव सभ्यता का काल माना गया है 3500 से 2700 ईसा पूर्व, यानी 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न तिथियां मानी गई हैं, उसको भी हम लोग देख लिया जाएगा कि सभी विद्वान संधव सभ्यता का जो ड्यूरेशन है, काल है, टाइम पीरियड है, किसी एक जो समय काल या टाइम पीरियड पर सहमत नहीं है। सभी पुरातत्वविदों द्वारा अलग अलग टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक का समय काल दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, खुदाई किया गया, एक्सक्वेट किया गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। जब आगे चल करके सिंधु घाटी के क्षेत्रों में सारे संधव सभ्यता से संबंधित अनेक स्थल मिलने लगे, आज 2500 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, तो फिर यह सभी स्थल, अधिकांश स्थल कह लीजिए, सबसे अधिक स्थल सिंधु नदी घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए इसका नाम फिर
सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, यानी खुदाई में प्राप्त जो वस्तुएं मिल रही है उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा की खोज यानी 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई और इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इस स्थान की जो खुदाई कराया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में, इसलिए हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है और सुतका गेंडोर आगे हम लोग देखेंगे यह पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है जो भारत में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ओके, यहाँ पर हम लोग नीचे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल और नदी, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यह पूछ देता है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे उत्तरी स्थल कौन है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन है और किस नदी के किनारे पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल और नदी। आगे हम लोग डिटेल भी देख लिया जाएगा कि अन्य स्थल भी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, सबसे पूर्वी स्थल संधव सभ्यता का आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और यह दास्क नदी के किनारे पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी स्थल जो इसका है मांडा पड़ता है, और मांडा कहाँ पर है? वर्तमान जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर से के नियरेस्ट या नज़दीक पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। दक्षिणी स्थल दायमाबाद है और यह प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है, और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक संधि है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से आपका एक प्रश्न फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, जो हमेशा सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, कभी कभी मैच करने में भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संधव सभ्यता का पहला स्थल जिसकी खुदाई हुई, आगे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में और राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, इसी को हकरा भी बोलते हैं। तो सरस्वती नदी घाटी में या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग मिले हैं वह नगर के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी स्थलों को, हालांकि क्लास में बहुत ही डिटेल पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि लगभग सभी स्थलों पर दो टीले मिले हैं, एक ईस्ट में यानी पूर्व में और एक वेस्ट में पूर्वी और पश्चिम दिशा में। तो पश्चिमी जो टीला था दुर्ग टीला था, और पूर्वी टीला नगर टीला। नगर टीला जन सामान्य लोग रहते थे, पश्चिमी टीला में दुर्ग टीले में विशेष व्यक्ति ही रहते थे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग मिले हैं, जिसे इंग्लिश में सिटाडेल बोलते हैं, दुर्ग मिले हैं, वह नगर के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिमी दिशा में, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922 में, यानी मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है जिसकी खुदाई की गई हड़प्पा स्थल के बाद। ओके, तो यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान या बाग किस पुरा स्थल को कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यह तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार आपसे पूछा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। फिर से पढ़ लेते हैं। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी या प्रारंभिक खुदाई करवाया था। राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में किया गया था। यहाँ पर एक बात आप लोगों को अच्छी तरह जान लेना है कि उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे, निदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में राखाल दास बनर्जी द्वारा खुदाई कराया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। आगे डिस्कशन भी हम लोग कर लिए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी, नगरीय थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता थी उसकी नगर नियोजन। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे जो मुख्य इम्पॉर्टेंसी है, मेन इम्पॉर्टेंसी है, वह नगर नियोजन है। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था। ओके, त्रिभुजाकार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया या क्षेत्र त्रिभुजाकार था। अगला है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाही नगर कौन था, लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है। यह वन लाइनर प्रश्न बड़े ही एग्जाम को ध्यान में रख करके बड़े ही सूझबूझ के साथ बनाए गए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा और आपके पास वन लाइनर जो भी बुक होगी उसे जरूर मैच करिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इस रूप में तैयार किए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति का मतलब मातृदेवी, ओके, जिसे मदर गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में मदर गॉडेस कहा जाता है। तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा यानी मुहर में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आद्य शिव। जो सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे आप पाशुपत शिव भी कहते हैं, तो जो मुहर पर चित्रांकन किया गया है तो कह रहा है कि किस देवता के समतुल्य यानी वर्तमान में किस देवता से उनकी समानता की गई है या तुलना की जाती है, तो आद्य शिव, जिन्हें पाशुपति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंग्लिश में जिसे प्रोटो शिवा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधव सभ्यता में मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। कुबड़ वाला बैल। ओके, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, यानी डील वाला बैल। कुबड़ वाला बैल से तात्पर्य डील वाले बैल का तो साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है गाय जैसे पशु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इसको ध्यान रखना है। गाय के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संधव सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो काऊ यानी गाय से परिचित नहीं थे, जबकि बैल से परिचित थे। थोड़ा सा सुनने में अटपटा आपको लग रहा है कि बिना गाय के बैल की उत्पत्ति कैसे होगी, ओके, लेकिन अभी तक एविडेंस गाय के बारे में न तो कोई मृण मूर्तियाँ मिली है यानी मिट्टी के भी कोई खिलौने नहीं मिले हैं और न ही किसी मुहर पर ही गाय का चित्र अंकित है, इसलिए कुबड़ वाला बैल मिला है। तो विद्वानों के द्वारा यह कहा गया कि गाय के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, जबकि बैल से वे परिचित थे।
आगे भविष्य में मिल सकता है, लेकिन अभी तक एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि संधव निवासी गाय जैसे पशु से परिचित नहीं थे, जबकि बैल से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता के उपासना का अनुमान लगाया जाता है? भगवान सूर्य, ध्यान रखना है। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं संधव सभ्यता से, इसीलिए यह पता लगता है या पुरातत्वविदों द्वारा, विद्वानों द्वारा बताया जाता है या कहा जाता है कि जो संधव सभ्यता थी वह सनातन हिंदू धर्म से रिलेट थी या संबंधित थी, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो संधव सभ्यता के निवासी हिंदू थे, क्योंकि अन्य धर्मों के वहाँ पद चिन्ह नहीं प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। पाशुपति शिव की मुद्रा संधव सभ्यता के किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पाशुपत शिव की मुद्रा यानी मुहर पर किन पशुओं का अंकन है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहर पर, सील पर किस पशुओं का अंकन है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। ओके, व्याघ्र का मतलब टाइगर, जिसे बाघ कहते हैं, संस्कृत शब्द है। तो व्याघ्र, हाथी, लायन नहीं, आपसे एग्जाम में लायन देकर के गलत करा देता है। ओके, लायन मीन्स शेर, तो गलत करा देता है। यह बाघ है यानी टाइगर है। तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, यह इन पशुओं का अंकन उस पर मिलता है। और यह पशु उस पाशुपति शिव की जो चित्र बना है उसके चारों तरफ हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो नर्तकी की कांस्य यानी ब्रांज की जो मूर्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, मोहनजोदड़ो से पाई गई है। यह एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि संधव सभ्यता को विकसित सभ्यता क्यों माना जाता है? क्योंकि जो नर्तकी की कांस्य, जो डांसिंग गर्ल भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो कांस्य की जो मूर्ति मिली है ब्रांज की है, और तो इस मूर्ति के जो मिली है इसके शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं है। तो कभी कभी इस पर इस प्रकार के विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं कि क्या अश्लीलता का परिचायक था? तो अश्लीलता का परिचायक नहीं माना जाता है, अपितु संधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता बड़ी विकसित सभ्यता थी, ओपन माइंड के लोग थे, इसका यह प्रतीक है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? कांस्य का। ओके, यहाँ पर सबसे अधिक है, ध्यान रखना है। संधव सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? कांस्य का यानी ब्रांज का। आगे हम लोगों ने देखा है कि सबसे अधिक इसी धातु का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, खिलौने भी पाए गए हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि संधव सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, लेकिन आयरन यानी लोहे जैसे धातु से उनको वे परिचित नहीं थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे है अगला प्रश्न, संधव निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, संधव सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से परिचित नहीं थे, जो आगे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अगला पॉइंट, बृहद स्नानागार किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद स्नानागार संधव सभ्यता के किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, हड़प्पा की मुहर यानी हड़प्पा सभ्यता की मुहर बनी होती थी सेलखड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के किस स्थल से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का मिलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगी पशु का, एक सींग वाले पशु का उल्लेख या आप कह सकते हैं अंकन सबसे अधिक पाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
संदर्भ सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से। फ्रोड लैंड जिसे कहते हैं, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य या जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा नामक स्थान से मिला है। और कालीबंगा जो स्थल है वर्तमान में राजस्थान में, राजस्थान से ओनली वन साइट मिला है। मतलब संदर्भ सभ्यता से संबंधित केवल अभी तक एक स्थल खोजा गया है, कालीबंगा राजस्थान का। ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा, यहाँ पर काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं बेंगल बहुत अधिक पाई गई है, इसी आधार पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य पाया गया है। आगे, किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अगला पॉइंट है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है बनवाड़ी से या बनवाली से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का ज्ञान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा से। यानी प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। हड़प्पा में यानी हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का ज्ञान होता है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काले रंग का या काला रंग का प्रयोग, रेड एंड ब्लैक कलर का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या अग्रणी थे? कपास यानी कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि था, इसके बाद व्यापार वाणिज्य था। ओके। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य आहार था गेहूं था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से यानी सुरकोतड़ा से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है। जबकि घोड़े के भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन घोड़े का जबड़ा या अस्थिपंजर सुरकोतड़ा नामक स्थान में पाया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के भवन किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु सभ्यता में जो भवन यानी हाउस यानी मकान बनाए गए हैं वह ईंटों से। अगला पॉइंट है, किस स्थल से चना और सरसों के बोए जाने का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालीबंगा से जूते हुए खेत यानी फ्रोड लैंड के बारे में हमें एविडेंस मिला है। और उस जो जोता गया खेत था उसमें दो फसलों को बोए जाने का भी साक्ष्य मिला है, चना और सरसों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बुना हुआ कपड़ा मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो के में जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहाँ से घरों में हाउस में कुओं के भी अवशेष या साक्ष्य पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से। किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह लोथल से मिला है। ओके। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है कहाँ से? लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, संध्याकालीन मुहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। लिपि की कैसे? उस पर कुछ लिखा गया है, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो लिपि के बारे में जानकारी। और जैसे स्वास्तिक चिन्ह, और फिर आप कह लीजिए कि जैसे अन्य चित्र भी बनाए गए हैं पाशुपत शिव इत्यादि के, तो इससे मुहरों से यानी मुद्राओं से धर्म के भी बारे में जानकारी मिलता है। और
लिपि के बारे में भी जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से तांबे का रथ मिला है? दैमाबाद। ओके, और दैमाबाद स्थल कहाँ पड़ता है? वर्तमान महाराष्ट्र में। किस स्थान से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं, लेकिन प्रश्न कई बार इस फॉर्म में भी पूछा गया, इस रूप में भी। किस स्थान से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। या खेत जोतने का साक्ष्य मिला है, तब भी कालीबंगा, बात एक ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के किस स्थल से सबसे चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो सबसे चौड़ी सड़क किस स्थल से मिली है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से, और 10 मीटर चौड़ी है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। वहाँ पर जो ग्रेनरीज मिले थे, अन्नागार, वह सबसे बड़ी इमारत है। जबकि अन्नागार आपसे पूछा जाता है हड़प्पा स्थल से भी मिला है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से अन्नागार मिला है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी तो अन्नागार। श्रमिक आवास के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा नामक स्थल से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है? ओके, तो वह है पिग्गट महोदय। तो विद्वान पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत संधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुंडीगाक और सोर्तगुई स्थल किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अफगानिस्तान में। यह दोनों स्थल अफगानिस्तान में पड़ते हैं। जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि मुंडीगाक स्थल किस देश में पड़ता है? अफगानिस्तान में। सोर्तगुई भी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है, अफगानिस्तान में कौन से पुरातात्विक स्थल विद्यमान है या स्थित है? तो उसमें मुंडीगाक और सोर्तगुई आपके ऑप्शन में रहता है। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के किस स्थल से मनके, ओके, मनके यानी इंग्लिश में जिसे बीड्स कहते हैं, बीड्स बनाने के कारखाने मिले हैं? चनहुदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है, चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है, और इसीलिए इसे औद्योगिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्लेस आप कह सकते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चनहुदड़ो को कहा जाता है, और चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना भी था। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के किस स्थल से ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के किस स्थल से स्वच्छ जल के कुएं मिले हैं? धौलावीरा से। ओके, धौलावीरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धवल और वीला। वीला, वीरा। धवल से मीन्स तात्पर्य है सफेद, और वीरा से तात्पर्य है कुआं। ओके, इसलिए धौलावीरा इसका नाम पड़ा है। स्टेडियम के साक्ष्य किस संधव स्थल से मिला है? धौलावीरा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल मैदान जिसे बोलते हैं, तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चांदी के मुकुट किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुणाल या कुड़ाल से। ओके, तो दो चांदी के मुकुट पाए गए हैं, वह कहाँ से पाया गया है? कुड़ाल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपण से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रोपण वर्तमान पंजाब में स्थित है। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया के जो इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख पर मेलुहा शब्द उत्कीर्ण है या अंकित है, उसका तात्पर्य सिंधु सभ्यता होता है, या सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के किस पूरा स्थल में स्तूप टीला स्थित है? मोहनजोदड़ो में। ओके, स्तूप टीला कुषाणकालीन टीला के नाम से भी जाना जाता है या स्तूप टीला, तो यह इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो में। संधव सभ्यता की सर्वमान्य देवी कौन थी? मातृदेवी, मदर गॉडेस, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला पॉइंट है, हाथी दांत का बना पैमाना यानी स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। स्केल यानी पैमाना जो नापने का कार्य किया जाता था, संभवतः कपड़े इत्यादि को नापने का कार्य किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। संधव सभ्यता से प्राप्त सामान्य ईंटों का आकार था 4/2/1 का, जो इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संधव सभ्यता के किस स्थल से समाधान यानी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है? मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो पर जो अभी तक जो मानव कंकाल पाए गए हैं वह सार्वजनिक स्थानों पर जैसे गलियों में, सड़कों पर, कुओं पर ऐसे मिले हैं, इसलिए कब्रिस्तान या समाधान का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब दफनाने की, ऐसा माना जाता है कि वहाँ दफनाया नहीं जाता था या लोग दफनाने की कला से परिचित नहीं थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा समाज का स्वरूप संभवतः कैसा था? मातृसत्तात्मक था। तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज का जो स्वरूप था मातृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान समाज नहीं था। ओके, मातृसत्तात्मक था या स्त्री प्रधान समाज आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? यह भी एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। भाव चित्रात्मक, और इंग्लिश में जो शब्द है पिक्टोग्राफ, इसी को अधिकांशतः टाइप कर देता है, जिससे स्टूडेंट मिसगाइड हो जाती है कि यह कौन सा शब्द आ गया। तो भाव चित्रात्मक, उसी को इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहा जाता है। संधव सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? अज्ञात भाषा, यानी अभी तक जो लिपियां प्राप्त हुई है उसका वाचन नहीं हो पाया है, रीडिंग नहीं हो पाई है, पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, इसलिए भाषा क्या है? अज्ञात भाषा। कहाँ नहीं जा सकता? जब तक पढ़ नहीं लिया जाएगा तब तक भाषा क्लियर नहीं हो पाएगी कि संदर्भ सभ्यता के निवासी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हम लोग। संधव सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। लिखने का कार्य तो पता चल गया, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, उसका वाचन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में साइन बोर्ड, यह भी इंपॉर्टेंट है। साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। टेराकोटा किस प्रकार की मिट्टी होती है? यह भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आग में पकी हुई, जैसे आप बार बार पढ़ते हैं टेराकोटा के खिलौने पाए गए हैं, यानी पकी मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं, यानी खिलौनों को फिर से जो आग में पका दिया जाता है उसे टेराकोटा कहते हैं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, इसको ऐसे भी देख लिया जाएगा वन लाइनर के अलावा, तो ऐसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यानी सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? यानी कहाँ से? एक तरफ आयातित वस्तुएं, दूसरा क्षेत्र, यानी संधव लोग कौन सी वस्तुएं कहाँ से लाते थे या मंगाते थे। ओके, तो आइए इनको देख लिया जाए। तांबा यानी कॉपर, यहाँ पर इसको खतड़ी लिखा है, मिस हो गया है, खेतड़ी पढ़िएगा आप लोग। खेतड़ी और बलूचिस्तान के क्षेत्रों से मंगाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से मंगाते थे। सोना यानी गोल्ड कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से आता था। टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। लाजवर्ण मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से आता था। लाजवर्ण मेसोपोटामिया से। नील रत्न बदख्शा से, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। बदख्शा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में वर्तमान में पड़ता है। ओके, सीसा ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों से और राजस्थान से आता था। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्रों से आता था। तो यह इम्पॉर्टेंट जो वस्तुएं संदर्भ सभ्यता में आयात की जाती थी यानी मंगाई जाती थी, इन क्षेत्रों से आता था। तो यह भी एग्जाम में आपसे पूछ देता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, कभी कभी मैच करने को भी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो शिलाजीत है
हिमालय क्षेत्रों से आते थे। शिलाजीत जड़ी बूटियां जो होती थी, इसका मतलब यह है कि संदैव निवासी भी शिलाजीत का प्रयोग करते थे, यानी आयुर्वेद का की दवाओं का या आयुर्वेद की दवाओं से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल और नदी तथा स्थान। स्थान मतलब स्थान अथवा देश कहाँ पर पड़ते थे। हालांकि आगे हम लोग देखे थे, यहाँ पर और हमने क्लियर उसे करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो यह संधव सभ्यता का यह पूर्वी स्थल हो गया, यह पश्चिमी स्थल हो गया, यह उत्तरी स्थल हो गया नॉर्थ, और यह साउथ दक्षिणी स्थल हो गया। तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हम लोगों ने देखा किस नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और स्थान में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वो भी आप जानेंगे तो मेरठ जिले में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। स्थल स्थान कौन है, यानी साइट कौन है, आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल को हम लोग देख लेते हैं। सबसे सुदूर पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, दास्क नदी के किनारे पड़ता है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और देश में हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर ही लिया, पाकिस्तान में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तरी स्थल में मांडा है, बहुत इंपॉर्टेंट, चेनाब नदी के किनारे है, और जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है या स्थित है। ओके, इसके बाद साउथ पर आ जाते हैं, दक्षिणी स्थल पर दायमाबाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और स्टेट यानी राज्य क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। हमने सोचा कि आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से ये चीज़ें, यानी पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल समझाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ाई करने का सबसे सटीक तरीका है नोट्स बना करके और डायग्राम के माध्यम से आप लोग पढ़िए, जो दिमाग में बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी। तो यह भी एक प्रश्न यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैच करने में भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता या संदव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी। स्थल तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदी है। ओके, तो पहला है हड़प्पा स्थल, रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चरहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीजी, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर, यह मादर नदी के किनारे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बड़वाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कुड़ाल भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर अथवा सरस्वती। सोर्तगोई आमू दरिया नदी के किनारे स्थित है। मुंडी गाग हेलमंद नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो यह प्रमुख स्थल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं संधव सभ्यता का विघटन अथवा पतन अथवा विनाश, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और हमेशा आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें, एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ संधव सभ्यता के पतन के कारण क्या इन्होंने बताया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी विद्वान किसी एक कारण पर सहमत नहीं है। किसी एक कारण से तात्पर्य है यह है कि संदर्भ सभ्यता के विनाश के लिए सभी कारणों में से किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना गया है विद्वानों के द्वारा, अपितु भिन्न भिन्न कारण
कारण माने गए हैं और भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा माने गए हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संदर्भ सभ्यता के विनाश के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण को उत्तरदायी माना है। तो आइए देख लेते हैं। जॉन मार्शल साहब प्रशासनिक शिथिलता को बताया है या प्रशासनिक शिथिलता को उत्तरदायी माना है। दूसरे विद्वान है जॉन मार्शल, माइके एवं एस.आर. राव। इन्होंने बाढ़ को उत्तरदायी माना है। बाढ़ कैसे संदर्भ सभ्यता के विनाश के लिए कारण था? तो इन लोगों ने बताया है कि जब वर्षा अधिक होती थी और नदियों में वर्षा के समय में नदियों में बाढ़ आती थी, तो संदर्भ सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे वह नदी के किनारे थे या नदी घाटी में स्थित थे, जिसके कारण वह जलमग्न हो जाते थे और वहाँ के जो संदर्भ निवासी थे अपने बचाव के लिए उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो जाते थे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगले विद्वान हैं और अगला कारण है R.L. स्टाइन, A.N. घोष, M.R. साहनी। इन्होंने जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना है। ओके, इन लोगों का मानना है कि जलवायु क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके कारण सभ्यता का विनाश हुआ। अगले विद्वान है M.R. साहनी। इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन को उत्तरदायी माना है। भूतात्विक परिवर्तन से तात्पर्य है भूकंप यानी अर्थक्वेक। और आप लोग जानते भी होंगे जब भूकंप आता है तो क्रस्ट यानी जो पृथ्वी का जो चट्टान है या धरती है, या तो वह नीचे की ओर दब जाता है, ओके, या तो फिर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इन दोनों कारणों से वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ओके, और या तो जो जीवित बचते हैं वह लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो इन्होंने भूकंप को या भूतात्विक परिवर्तन को उत्तरदायी माना है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। बाह्य आक्रमण। और बाह्य आक्रमण में क्या है कि कौन माने हैं? मार्टिमर व्हीलर साहब हैं और गॉर्डन चाइल्ड साहब हैं। मार्टिमर व्हीलर साहब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चंस में भी, कि संदर्भ सभ्यता का विनाश बाह्य आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ। और बाह्य आक्रमणकारी कौन थे? तो इन्होंने माना है आर्य थे। ओके, आर्य को इन्होंने उत्तरदायी माना है कि आर्यों ने आक्रमण किया और संदर्भ निवासियों की हत्या कर दी और इस प्रकार संदर्भ सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस कारण को सबसे पहले मार्टिमर व्हीलर साहब ने उठाया और इन्होंने यह कहा कि आर्य जब आक्रमण किए तो आर्यों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो इन्होंने एक देवता को माना है जिसे भगवान इंद्र कहते हैं। इसीलिए भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, क्योंकि संदर्भ सभ्यता में दुर्ग भी थे, पुरंदर यानी दुर्गों को तोड़ने वाले। तो भगवान इंद्र ने दुर्गों को नष्ट किया और आर्य लोग संदर्भ निवासियों की हत्या कर दी। इस प्रकार वाह्य आक्रमणकारी कौन थे? मार्टिमर व्हीलर साहब और गार्डन चाइल्ड साहब के अकॉर्डिंग आर्य थे। आर्यों के द्वारा संदर्भ सभ्यता का विनाश किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इन सभी कारणों में है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। महामारी बहुत इंपॉर्टेंट है। KUR करेडी साहब ने संदर्भ सभ्यता के विनाश के लिए महामारी माना है। और महामारी में भी क्या बताते हैं? मलेरिया जैसी बीमारी के कारण कि संदर्भ के क्षेत्रों में या संदर्भ सभ्यता क्षेत्रों में मलेरिया जैसी कोई महामारी आई या बीमारी आया और उसके कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विद्वान ने महामारी को उत्तरदायी माना है या महामारी को कारण माना है? तो वह है KUR करेडी साहब, कि महामारी को संदर्भ सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी माना है और इस महामारी में मलेरिया जैसी बीमारी को माना है। तो हम लोग इस वन लाइनर प्रश्नों को क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से देखें और आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे अगला वीडियो आप पढ़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं वन लाइनर प्रश्नों के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले क्लास में या अगले वीडियो के में।
जय हिंद।